नमस्कार दोस्तों, न्यू सेक्शन क्लासेस श्री माधुपुर के यूट्यूब चैनल एनवीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं हिंदी भाषा सरल व्याकरण। हिंदी भाषा सरल व्याकरण। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न आता है कि भाषा क्या है। सबसे पहले प्रश्न आता है भाषा क्या है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसको समाज से संबंध स्थापित करना बेहद जरूरी हो जाता है। अब उन संबंधों को स्थापित करने के लिए उसको समाज के साथ विविध व्यापारों की आवश्यकता होती है। उन व्यापारों में वह कौन? मनुष्य अपने विचार और भाव का क्या करता है? व्यापार करता है। किसके साथ? समाज के साथ। अर्थात मनुष्य अपने विचार और भाव का जो व्यापार है वो समाज के साथ स्थापित करता है। अब ये जो व्यापार है इसको संपन्न करने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है वो क्या है? भाषा। अर्थात भाषा एक माध्यम है। भाषा एक क्या है? माध्यम है। अपने मन के जो भाव हैं, अपने मस्तिष्क के जो विचार हैं, उनको सामने वाले के सामने प्रकट करने का, अर्थात सामने वाले के विचारों को ग्रहण करने का। अब यदि ये मात्र एक माध्यम के रूप में यदि इसकी अपन चर्चा करें तो इसके विविध रूप हमारे सामने निकल कर आएंगे। जैसे सांकेतिक भाषा, मूक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। इस प्रकार से मतलब विविध रूप भाषा के हमारे सामने निकल कर आते हैं। जैसे सांकेतिक भाषा, संकेतों में अपन दिन भर बहुत से काम करते हैं, बहुत से क्रियाकलाप करते हैं। जैसे क्लास में गुरुजी पढ़ा रहे हैं, किसी बच्चे को टॉयलेट वगैरह जाना है तो वो हाथ के इशारे से छुट्टी मांगता है और गुरुजी भी फिर इशारे में उसको छुट्टी देते हैं। तो वो भी क्या है? भाषा ही है। अरे वो भी क्या है? भाषा है, क्योंकि वहां भी विचारों का क्या हो रहा है? अरे भाई, जो बच्चे के विचार थे वो गुरुजी तक गए और गुरुजी के विचार वापस से बच्चे तक आए हैं। तो ये भी क्या है? भाषा है। जैसे कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। कहने का मतलब बिहारी जी का दोहा है कि नायक और नायिका जो हैं भरे हुए भवन में, चारों तरफ लोगों से भरा हुआ कोई भवन है, उसमें बैठे हैं, लेकिन आंखों ही आंखों में दोनों क्या कर लेते हैं? आपस में पूरी बातें कर लेते हैं। अब आंखों ही आंखों में तो आपको पता नहीं क्या क्या हो जाता है। आंखों में आके तो कोई पता नहीं कहां तक चला जाता है। खैर छोड़ो, आगे देखो मूक भाषा। जैसे पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, ये भी अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। हम भी घर में मवेशी वगैरह रखते हैं, उनका हमें पता होता है कि किस समय उसको कौन सी चीज की आवश्यकता होती है। यदि उस तक वो चीज नहीं पहुंच पाती है तो वो अपनी भाषा में हमें कुछ ना कुछ कहता है और हम उसको भी समझते हैं। बाकी जो आपस में जो पशु पक्षी हैं वो भी आपस में भी अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से जो मूक जो भाषा होती है वो भी अपन उसको भी भाषा मान सकते हैं यदि एक माध्यम के रूप में देखा जाए तो। लेकिन मुख्यतः जो अपने भाषा वैज्ञानिक हैं उन्होंने भाषा का दर्जा दो ही रूपों को दिया है, एक मौखिक को और एक लिखित को। कहने का मतलब भाषा वैज्ञानिकों ने कहा कि जो वाचिक जो माध्यम है, जो वाचिक जो स्वरूप है भाषा का, वही क्या है? भाषा है। लिखित रूप बाद में आया है, हम भी लिखना बाद में सीखते हैं। भाषा सबसे पहले बोलना सीखी जाती है। पहले सबसे पहला जो स्तर होता है भाषा का वो मौखिक आता है, उसके बाद में लिखित भाषा आती है। जैसे बच्चा होता है, बच्चा पहले सुनता है, फिर बाद में धीरे धीरे बोलना सीखता है, फिर बाद में धीरे धीरे पढ़ना सीखता है और फिर बाद में धीरे धीरे लिखना सीखता है। तो सबसे पहला जो स्तर होता है वो भाषा का होता है मौखिक। अब यदि अपन इस भाषा की यदि संरचना की बात करें, इस भाषा की यदि संरचना की बात करें तो भाषा की जो मूल जो संरचना है या भाषा का जो मुख्य जो रूप हम देखते हैं वो क्या है? वाक्य है। भाषा मूल रूप से या संपूर्ण रूप से किसमें निहित है? वाक्य में निहित है। अब वाक्य का जो निर्माण होता है वो छोटी छोटी इकाइयों को मिला के होता है। कहने का मतलब भाषा का जो निर्माण है वो छोटी छोटी संगठन जो इकाइयां हैं उनको मिला के होता है। अब वो इकाइयां कौन सी हैं ये देखना है। सबसे पहले जो सबसे छोटी इकाई जो है वो होती है मौखिक भाषा की ध्वनि। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ध्वनि। कौन सी भाषा की सबसे छोटी इकाई है? मौखिक भाषा। इसी के साथ अपन लेते हैं लिखित भाषा को, इसके साथ लिखित भाषा भी ले लेते हैं। अब देखो ध्वनि क्या है? ध्वनि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसका आगे हम विभाजन नहीं कर सकते। कैसे? जैसे अध्वनि है। क्या है? अध्वनि है। अब अध्वनि का अपन आगे विभाजन नहीं कर सकते। देखो कैसे? जैसे हमारे सामने काम शब्द लिखा है,
क्या लिखा है, काम है, कार्य है। अब काम जो शब्द है, काम शब्द को अपन तोड़ सकते हैं, का आ मैं तोड़ सकते हैं, मतलब इसके अंदर 4 ध्वनियां हैं, लेकिन सबसे छोटी जो इकाई ध्वनि खुद है वो क्या है, सबसे छोटी है, इसका आगे खंडन नहीं हो सकता है। अब इसी ध्वनि को यदि लिखित भाषा में किसी वर्ण चिन्ह के द्वारा, किसी लिपि चिन्ह के द्वारा यदि प्रदर्शित कर दिया जाता है, जैसे मैं बोलूं क, तो क के लिए जो लिपि चिन्ह लिया है अपन ने, क्या लिया है, ये लिया है साहब, ये जो सामने लिखा हुआ है ये क्या है, क है, अर्थात ये क नहीं है, ये क जो ध्वनि है उसका लिपि चिन्ह है, क जो ध्वनि है उसका क्या है, लिपि चिन्ह है। अब इसी प्रकार ये जो लिपि चिन्ह होता है इनको अपन बोलते हैं लिखित भाषा में वर्ण, अर्थात मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई जो ध्वनि है उसी को यदि अपन किसी लिपि चिन्ह के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जो वर्ण जो शब्द है, अब देखना इसमें कि जो वर्ण शब्द है वो संस्कृत की व्री धातु से बना है, किससे बना है, व्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वहन करना, जिसका अर्थ क्या होता है, वहन करना, अर्थात ये वहन करता है, ढोना, अपने साथ साथ कुछ वजन ढो के ले जाता है। अब अपने साथ हमेशा ये कुछ वजन रखता है, वो वजन क्या है, ध्वनि, वो वजन क्या है, ध्वनि, अर्थात ये जो वर्ण है वो वहन किसका करता है, ध्वनि का। अब हमारे सामने यदि हम पढ़े लिखे हैं, हमारे सामने यदि कोई भी वर्ण या कोई भी लिपि चिन्ह यदि लिखा हुआ होता है तो उसको देखकर हमारे मन में अपने आप एक जो ध्वनि है वो गूंजने लग जाती है। तो ये लिपि चिन्ह है, ये तो क्या है, चिन्ह है, लेकिन इसको देखते ही जो ख की जो ध्वनि हमारे अंदर गूंजी है इसका ये क्या कर रहा है, वहन कर रहा है। अब इसके आगे बात आती है वर्ण के बाद में, यदि 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर, 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर एक सार्थक समूह का निर्माण करते हैं, एक सार्थक समूह का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहते हैं, शब्द, उसको क्या कहेंगे, शब्द। जैसे हमारे पास शब्द है कमल, क्या है, कमल, एक है हमारे पास गंगा, गंगा और कमल। अब देखना ये है कि ये सार्थक है या नहीं है। देखो शब्द वही कहलाएगा जो सार्थक होगा, क्या होगा, सार्थक होगा, सार्थक होना चाहिए। ऐसे तो जैसे मैं लिख दूं लचक, लभक, अब ये जो लभक है ये भी क्या है, एक से अधिक वर्णों का क्या है, समूह है, लेकिन ये क्या नहीं करता, अर्थ नहीं देता, इसके अंदर क्या नहीं है, अर्थ नहीं है, अर्थात ऐसा वर्णों का समूह है जो सार्थक हो, कोई अर्थ हमें देता हो। जैसे कमल है तो कमल से आपको पता है कमल का अर्थ निकलता है, गंगा है, गंगा हमारी क्या है, एक नदी है, कमल का फूल होता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, शब्द है, ये क्या है, शब्द है। लेकिन जो शब्द है, शब्द भाषा की अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई है, अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई है। अब सबसे छोटी इकाई यदि वैसे पूछा जाए तो क्या है, वर्ण या ध्वनि, और यदि अर्थ की दृष्टि से पूछा जाए तो क्या है, शब्द है। लेकिन ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, अपने आप में क्या नहीं है, पूर्ण नहीं है। देखो पूर्ण क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि भाषा का जो मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है, अपने विचारों या भावों को सामने प्रस्तुत करना, अर्थात विचारों या भावों का आदान प्रदान करना या व्यापार करना। अब शब्द से क्या नहीं होता, ये व्यापार पूर्णतः संभव नहीं हो पाता है। कैसे नहीं होता, देखो एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये ले लो, कमल है हमारे पास, अब जो कमल शब्द है, मैंने मात्र बोला कि कमल, अब आप ये नहीं समझ पाओगे कि मेरी भावनाएं क्या हैं। मैंने कमल शब्द किसके लिए बोला है, क्योंकि भाई कमल तो किसी लड़के का नाम भी हो सकता है, अरे किसी लड़के का नाम भी कमल हो सकता है, और कमल एक क्या है, फूल भी है। इसी प्रकार यदि गंगा बोलो तो गंगा एक नदी भी है, हमारे भारत की क्या है, एक नदी है, और गंगा किसी लड़की का नाम भी हो सकता है। इसलिए यदि मैं मात्र कमल शब्द या मात्र एक शब्द गंगा बोलकर यदि रुक जाऊं तो आप मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं, अर्थात मेरे जो विचार हैं वो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए शब्द क्या नहीं है, पूर्ण इकाई नहीं है। अब भाषा का जो पूर्ण जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, वाक्य की। किसकी आवश्यकता पड़ती है, वाक्य की। देखो वाक्य क्या होता है, वाक्य अर्थ के साथ साथ, शब्द क्या होता है, सिर्फ अर्थ देता है, भाव नहीं देता है, और वाक्य क्या होता है, अर्थ के साथ साथ अपना जो भाव है, जो अपना विचार है वो भी पूर्ण रूप से प्रकट करता है। कैसे,
जैसे मैं बोलूं कमल पढ़ रहा है, कमल पढ़ रहा है, कमल खिल रहा है, कमल खिल रहा है। तो इस वाक्य में देखकर आपको ये पता चल गया कि मैंने जो कमल शब्द जो बोला था वो किसके लिए बोला था, किसी लड़के के लिए बोला था। कोई लड़का है जिसका नाम क्या है, कमल है। यहां यदि इस वाक्य में अपन जाएं तो क्या देखेंगे कि मैंने जो कमल शब्द बोला है, जैसे कमल खिल रहा है तो खिलता क्या है, फूल खिलता है। तो आप समझ जाएंगे कि मैंने जो कमल शब्द है वो किसके लिए काम में लिया है, फूल के लिए काम में लिया है। अब इसी प्रकार यदि गंगा के संदर्भ में देखें तो गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है, या गंगा बह रही है, तो किसके लिए काम में लिया है गंगा शब्द, नदी के लिए। और यदि मैं ऐसे बोलूंगी गंगा नाच रही है, गंगा नाच रही है, तो क्या समझेंगे, गंगा शब्द किसके लिए लिया है, किसी लड़की का नाम है, उस लड़की के लिए मैंने क्या किया है, गंगा शब्द से संबोधन किया है। तो इस प्रकार से शब्द जो होता है मात्र अर्थ देता है और अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई है। क्योंकि अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई शब्द ही क्यों है, क्योंकि सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है, वर्ण है, और वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलता, वो मात्र ध्वनि देता है, मात्र उससे क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है। लेकिन वाक्य क्या है, भाषा की पूर्ण इकाई। पूर्ण इकाई क्या है, वाक्य। अर्थात कहने का मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण, भाषा की सबसे छोटी अर्थ की दृष्टि से इकाई कौन सी है, वो है शब्द, और भाषा की पूर्ण इकाई क्या है, वाक्य। वाक्य से आगे चल के भाषा का कोई रोल नहीं रहता। अर्थात भाषा का जो मुख्य जो उद्देश्य है विचारों का आदान प्रदान, वो वाक्य के ऊपर आके रुक जाता है। यद्यपि आजकल कुछ आधुनिक जो भाषा वैज्ञानिक हैं उन्होंने वाक्य को भी पूर्ण इकाई मानने से इनकार कर दिया है, और उनका मानना है कि वाक्य से भी आगे प्रोक्ति होता है। क्या होता है, प्रोक्ति, जो क्या है भाषा की पूर्ण इकाई है। इसका संदर्भ यह है कि वाक्य मात्र एक ही बात बोलता है, जैसे मैं यहाँ आया, मैं यहाँ आया। अब मैं यहाँ आया इतना तो आपको पता है, लेकिन मेरा जो पूर्ण जो उद्देश्य है, मैं यहाँ क्यों आया, कहाँ से आया, ये सब आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रोक्ति की आवश्यकता होती है, जिसमें 2 या 3 या 4 5 तक वाक्य हो सकते हैं। जैसे मैं अपने घर से यहाँ पढ़ाने के लिए आया और मैं इतने बजे यहाँ से वापस जाऊंगा। लेकिन ये हमारे काम की चीज नहीं है। हमारी जो भाषा है, जो भाषा व्याकरण है जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, वो वाक्य तक ही चलती है। अब आगे अपन चर्चा करते हैं वर्ण की। सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। तो देखते हैं वर्ण कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। ध्वनि या वर्ण। अब वर्ण की परिभाषा तो मैंने आपको पहले बता दी है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, और उस ध्वनि का वहन करने वाला जो लिपि चिन्ह होता है वो क्या होता है, वर्ण होता है। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, मतलब बोले जाने के आधार पर, बोले जाने के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। सर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्वर, और एक क्या होते हैं, व्यंजन। स्वर और व्यंजन। देखो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, स्वर की परिभाषा भी पढ़ी होगी, व्यंजन की परिभाषा भी आपने पढ़ी होगी कि स्वर ऐसी ध्वनि या वह वर्ण जो शब्द है क्या होता है, जिसका उच्चारण होता है, और ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, या स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उनको व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अब ऐसा क्यों होता है कि इसको तो किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी और इसको किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। तो देखो हमारा जो वाग्य अंतर है या जो भी ध्वनि अपन उच्चारित करते हैं, उसका जो सिस्टम है वो शुरू कहां से होता है, अपने फेफड़ों से होता है। फेफड़ों से क्या निकलती है, प्राणवायु निकलती है, अर्थात जो ऑक्सीजन और जो हवा है वो निकलती है। अब वो हवा फेफड़ों से निकलकर मुख से जब तक बाहर नहीं आ जाती तब तक किसी ध्वनि का उच्चारण नहीं होता है। अब ये जो श्वास वायु है ये यहां से चली है फेफड़ों से, और ये अपने मुख विवर में आकर यदि सीधी निकल गई बिना किसी अवरोध या टकराव के, देखो अवरोध या टकराव किसमें होता है, अपने मुख विवर में जो विविध जो तंत्रिकाएं हैं, विविध जो इकाइयां हैं, जो उनके मध्य क्या होता है, कोई ना कोई टकराव होता है। अब ये जो स्वर ध्वनियां अर्थात ऐसी ध्वनियां हैं जो फेफड़ों से उठने वाली प्राण वायु को बाहर निकलने में कोई अवरोध या टकराव नहीं होता है। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण या जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली प्राण वायु को अपने मुख विवर में किसी अवरोध या टकराव का सामना ना करना पड़े।
उसे क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। जैसे मैं यहाँ से बाइक लेके निकलता हूँ, एक बाइक जाने का रास्ता है, एक बाइक जाने का रास्ता है और उसमें बीच में मोटा सा एक पत्थर पड़ा हुआ है। तो यदि मुझे उसको क्रॉस करके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, उस पत्थर को हटाना पड़ेगा। और यदि ये अवरोध नहीं है यहाँ पर और मैं सीधा चला जाऊंगा तो क्या होगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, अरे कोई अवरोध नहीं होगा। तो ऐसी ध्वनियों को क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। लेकिन कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जिनका उच्चारण करते समय क्या आ जाता है, बीच में अवरोध या टकराव आ जाता है। अब आपको पता है कि यदि हमें इसी रास्ते से यदि आगे तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस अवरोध को हटाना पड़ेगा। और अवरोध इतना भारी है कि हमसे हटेगा नहीं, किसी दूसरे की सहायता लेनी पड़ेगी। तो यही अपने व्यंजनों के साथ होता है। देखो व्यंजन ध्वनियां जब इनका अपन उच्चारण करते हैं, जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के समय फेफड़ों से उठने वाली जो प्राण वायु है उसको मुख विवर में किसी अवरोध या टकराव का सामना करना पड़ता है। और उस अवरोध या टकराव को हटाने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अर्थात यदि उच्चारण करना है, फेफड़ों से उठने वाली प्राण वायु को यदि मुख विवर से बाहर फेंकना है तो किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। और यदि ऐसा नहीं करते हैं, अपन किसी स्वर की सहायता नहीं लेते हैं तो वो जो फेफड़ों से उठने वाली प्राण वायु है वो बाहर नहीं आ पाएगी। और जब तक बाहर नहीं आ पाएगी तो क्या नहीं होगा, उच्चारण नहीं होगा, उच्चारण नहीं होगा। इसलिए सीधी सी बात है कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख विवर में किसी अवरोध या टकराव उत्पन्न होता हो, कोई अवरोध टकराव उत्पन्न होता हो, उस अवरोध या टकराव को हटाने के लिए किसी अन्य स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े, उसे क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे। अब स्वर, स्वर अपना जो हिंदी जो भाषा है उसमें स्वरों की संख्या बताई गई है 11। कितनी बताई गई है, 11। जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए और आई। पहले अपन स्वरों के ऊपर ही चर्चा कर लेते हैं। देखो ए, आ, ई, उ, री, ए, आई। देखो यदि अपन व्याकरण पढ़ रहे हैं तो इनके उच्चारण का भी ध्यान रखना होगा। इनका उच्चारण क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। उच्चारण क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। जैसे ए, आ, ई, देखो इसमें डबल मात्रा है। मात्रा का मतलब होता है किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। तो इसमें 2 मात्रा है, इसमें 1 मात्रा है। तो इसके उच्चारण में जितना समय लगेगा उससे दुगना समय हमें लेना है, ये आगे भी चर्चा करेंगे। उ, री, ए, आई। अब देखो 11 स्वर हैं, इनमें से जो अपना जो री स्वर है, इस ये जो री स्वर है ये विवादित है। री स्वर थोड़ा क्या है, विवादित है। जो आधुनिक जो हिंदी के जो विद्वान हैं वो इसको स्वरों में नहीं मानते, इसको स्वरों में नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्योंकि इसका जो वैदिक काल में जो या जो वैदिक जो संस्कृति उसके अंदर जो स्वरों की तरह इसका जो उच्चारण होता था वो आज नहीं होता है। आज इसका जो उच्चारण होता है वो री की तरह होता है। किसकी तरह होता है, री की तरह होता है, जो क्या है, व्यंजन वर्ण है, जो क्या है, व्यंजन वर्ण है। लेकिन फिर भी व्याकरण में इसको स्वरों में स्थान दिया गया है। इसका कारण है हमारी तत्सम शब्दावली। क्या है, तत्सम शब्दावली। क्योंकि तत्सम शब्दावली इतनी है कि उसको अपन हिंदी से निकाल नहीं सकते, क्योंकि हिंदी की जो मूल भाषा है वो क्या है, संस्कृत है। हिंदी की मूल भाषा क्या है, संस्कृत है। और संस्कृत के बिना हमारी हिंदी क्या रह जाएगी, अधूरी रह जाएगी। और जो संस्कृत के जो शब्द जो हिंदी में वैसे के वैसे काम में लिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, तत्सम शब्दावली बोलते हैं, उनको तत्सम शब्दावली बोलते हैं। अब इस तत्सम शब्दावली में री का क्या होता है, स्वर की तरह प्रयोग होता है। जैसे संस्कृत, जैसे संस्कृत, कृषि, इस प्रकार से ये क्या है, तत्सम शब्दावली है। अब इनमें देखो संस्कृत में क्या के साथ री स्वर है, यहाँ कृषि में क्या के साथ री स्वर है। जैसे ऋषि है, ऋषि है, ऋण है, इस प्रकार से ये क्या है, तत्सम शब्दावलियां हैं। अब इनको अपने जो हिंदी जो शब्दकोश है इससे निकाल नहीं सकते, और यदि उससे नहीं निकाल सकते तो इनको काम में लेना पड़ेगा, और काम में लेंगे तो इस री को भी क्या मानना पड़ेगा, हमें स्वर मानना पड़ेगा। इस प्रकार जो हमारे जो स्वरों की संख्या है वो कितनी रह जाती है, 11 की 11 रह जाती है। संस्कृत में 13 स्वर थे। संस्कृत में एक तो री का जो डबल मात्रा वाला है वो चलता है, मतलब दीर्घ री चलता है, और एक लरी चलता है। खैर छोड़ो,
हैं व्यंजन वर्ण की। यदि व्यंजनों की बात करें तो हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें व्यंजनों की संख्या वर्तमान में 33 है। वर्तमान में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। जैसे क वर्ग है, क, ख, ग, घ और नम। इसी प्रकार च वर्ग और ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में कितने हैं? 5। और कितने वर्ग हो गए? 5 वर्ग हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 25। एक अपने जो उष्ण व्यंजन है श, स और है, ये कितने हैं? 4। इसके अलावा जो अंतस्थ जो वर्ण हैं वो हैं ये, रे, ले, व। ये कितने हैं? 4। तो 25, 4 29 और 4 33। इस प्रकार से हमारी जो हिंदी जो भाषा की जो वर्णमाला है उसमें 33 व्यंजनों को स्थान दिया गया है। अब देखो साहब, इनके अलावा भी कुछ वर्ण है, इनके अलावा भी कुछ वर्ण है। इनके अलावा किनके अलावा? स्वर और व्यंजन के अलावा, स्वर और व्यंजन के अलावा देखो साहब, स्वर कितने बताए? 11। व्यंजन कितने हैं? 33। अब इनके अलावा एक तो जैसे अपना अनुस्वार, एक तो क्या है? अनुस्वार, जिसको अपन इस प्रकार से लिखते हैं। एक अपना विसर्ग, एक अपना विसर्ग। विसर्ग को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। आया समझ? अब देखो, अरे ये भी तो वर्णी है, लेकिन इनको ना तो अपने स्वरों के साथ देखा, ना ही व्यंजनों के साथ देखा। तो इसका क्या कारण है? देखो, इनको रखा गया है अयोगवाही वर्ण में। किसमें रखा गया है? अयोगवाही वर्ण, अयोगवाही वर्ण। पहले अयोगवाही वर्ण का मतलब समझो। देखो, अयोगवाही, अयोग मतलब जिनका योग नहीं है, जिनका योग नहीं है। किनके साथ? ना तो स्वरों के साथ है और ना ही व्यंजनों के साथ है, लेकिन फिर भी क्या है? ये वाई है। कहने का मतलब वहन करते हैं। किसका? ध्वनि का। ध्वनि का क्या करते हैं? वहन करते हैं। इसलिए इनको क्या कहा गया है? वर्ण कहा गया है। लेकिन इनका जो योग है ना तो व्यंजनों के साथ किया गया है, ना ही स्वरों के साथ किया गया है। अब इसका कारण क्या है? देखो, समझने वाली बात ये है, इसका कारण क्या है कि इनको ना तो स्वरों में रखा गया, ना ही व्यंजनों में रखा गया। देखो, सबसे पहले अपन स्वर की डेफिनेशन क्या पढ़ी अपन ने कि ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतः हो, जिनके उच्चारण में समास वायु को किसी अवरोध या टकराव का सामना ना करना पड़े, उन्हें क्या कहेंगे? अपन स्वर कहेंगे। तो आपको पता है कि जैसे ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है, इनका उच्चारण बिना अन्य स्वर की सहायता के संभव नहीं है। कहने का मतलब है इनको किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, तभी ये बोले जाते हैं अंग अह। जैसे आंग, आहा, किसी भी स्वर की सहायता ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि ए या आ की ले, ई की भी ले सकते हैं, आई की भी ले सकते हैं, किसी की भी ले सकते हैं। लेकिन क्या लेनी पड़ी? सहायता लेनी पड़ी। अब यदि सहायता लेनी पड़ी तो ये इनके जो नियम है, स्वरों का जो नियम है उसको फॉलो नहीं करता है। इसलिए क्या है? इसलिए क्या है? ये स्वर नहीं है। अब दूसरी बात आती है व्यंजनों की। दूसरी बात किसकी आती है? व्यंजन की। व्यंजनों का नियम क्या है? व्यंजन का नियम ये कहता है कि कोई भी जो व्यंजन ध्वनि है उसका उच्चारण करते समय जो पहला जो भाग है, पहला जो भाग है उसका जब उच्चारण करते हैं तो अवरोध आ जाता है। उस अवरोध को हटाने के लिए किसको लाना पड़ता है? स्वर को लाना पड़ता है सहायता करने के लिए। किसको लाना पड़ता है? स्वर को लाना पड़ता है सहायता करने के लिए, तभी जाके उसका क्या होता है? उच्चारण संभव होता है। उच्चारण क्या होता है? संभव होता है। लेकिन यहां देखो, स्वरों की सहायता तो यहां भी ली जा रही है, स्वरों की सहायता यहां भी ली जा रही है, लेकिन इसमें कारण यह है कि यहां जो स्वरों की जो सहायता है वो व्यंजन वर्ण के बाद में ली जा रही है। कहां ली जा रही है? बाद में ली जा रही है। और यहां क्या हो रहा है? पहले लेनी पड़ती है। यहां कहां लेनी पड़ती है? पहले लेनी पड़ती है। तो ये इनमें क्या है? अंतर है। कहने का मतलब जो व्यंजन वर्ण है उनको बोलने के लिए, उनका उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता तो लेनी पड़ती है, लेकिन बाद में लेनी पड़ती है। बाद में आवश्यकता होती है, पहले आवश्यकता नहीं होती है। पहले ये अपने आप में खुद ही कोशिश करता है कि मैं अपना काम बना लूंगा, लेकिन ये तो पहले से ही क्या होता है? पहले से इसको तो क्या चाहिए? स्वर चाहिए। इसलिए इनको क्या कहां नहीं रखा गया? व्यंजनों में इनको नहीं रखा जा सकता। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अयोगवाही वर्ण इनको बोला जाता है।
इनके अलावा तो अयोगवाही वर्ण कितने हो गए, अयोगवाही कितने हो गए, संख्या 2 हो गई साहब। अब आगे देखो, इनके अलावा 2 अपने पास वर्ण और होते हैं, वो होते हैं उत्क्षिप्त वर्ण। कौन से हैं, उत्क्षिप्त या ताड़न जात, ताड़न जात, जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीवा होती है वो 2 बार झटके खाती है। जैसे एक तो डे का ताड़न जात रूप होता है डे, और एक ढे का ताड़न जात रूप होता है ढे। अब इनके अलावा हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में उर्दू फारसी के जो शब्दावली है वो भी काफी मात्रा में पाई जाती है। तो उर्दू और फारसी जो संस्कृति है उसके संपर्क में आने के कारण हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें कुछ ध्वनियां वहां से क्या हो गई हैं, आ गई हैं। तो उनको क्या बोला जाता है, विदेशी वर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विदेशी वर्ण, अर्थात विदेशी भाषाओं से हमारी भाषा में आ गए हैं, अर्थात उनको अपन आगंतुक वर्ण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आगंतुक वर्ण, आगंतुक वर्ण। अब आगंतुक वर्ण मतलब किसी दूसरी भाषा से आए हैं, किसी दूसरी भाषा से आए हैं, तो दूसरी भाषा से जो आने वाले ऐसी ध्वनियां, ऐसे वर्ण जिनको हमने क्या दे रखी है, हमारी जो हिंदी मानक जो संस्था नई दिल्ली है उसने क्या दे रखी है, मान्यता दे रखी है। तो ऐसी ध्वनियां हमारे पास 6 हैं। ऐसी ध्वनियां कितनी हैं, 6 हैं। एक तो देखो अंग्रेजी से हमारे पास स्वर आया है जो हमारी भाषा में इतना घुल मिल गया है कि उसको निकालना अब मुश्किल है, और वो स्वर कौन सा है, कौन सा स्वर है, ओ। मतलब अपने वाला जो आ और अपने वाला जो ओ है, ना तो आ की तरह इसका उच्चारण होता है, ना ही ओ की तरह इसका उच्चारण होता है। दोनों के मध्य से इसका क्या होता है, उच्चारण होता है। मतलब दोनों को मिला के यदि अपन उच्चारण करना चाहें तो अ की तरह क्या होता है, इसका उच्चारण होता है। इसके अलावा अरबी फारसी से कुछ व्यंजन वर्ण आए हैं, वो कौन से हैं, क, ख, ग, ज और फ। देखो ये तो अपने वाले क, ख, ग, ज, फ हैं। अब अरबी फारसी वाले जो क, ख, ज, फ हैं उनमें और हमारे वाले में अंतर होता है उच्चारण का। कौन सा अंतर होता है, उच्चारण का अंतर होता है। उच्चारण के साथ साथ इनको लिखने के लिए, इनको प्रदर्शित करने के लिए, अरे हमें क्या पता लगेगा कि ये हमारे वाला क्या है या अरबी फारसी वाला क्या है, तो इसके लिए इनके साथ क्या लगाया जाता है, नीचे नुक्ता लगाया जाता है। नीचे क्या लगाया जाता है, नुक्ता लगाया जाता है। तो ये जो ध्वनियां हैं वो कहां से आई हैं, विदेशी भाषाओं से आई हैं। देखो इनका प्रयोग करने पर जैसे आपको होगी कि हमारे वाला भी क्या होता है, हमारे वाला भी ख होता है, ये भी क्या है, ख है, लेकिन इनके उच्चारण में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। जैसे क और ख और ग तीनों ही जो ध्वनियां हैं इनका उच्चारण, अपने वाली जो ध्वनियां हैं क, ख, ग, इनका उच्चारण कंठ से होता है, इनका उच्चारण कंठ से होता है। लेकिन यदि इनकी अरबी फारसी वाले की यदि अपन चर्चा करें तो इनका उच्चारण जो है वो कंठ से ना होकर काकले से होता है। कहां से होता है, कंठ से ना होकर काकले से होता है। ज की यदि अपन चर्चा करें तो अपने वाला जो ज है उसका उच्चारण होता है तालु से। कहां से होता है, तालु से। लेकिन ये वाला जो ज है इसका उच्चारण होता है वर्त से। वर्त से मतलब जिनको अपन मसोड़ी बोलते हैं, दांतों के जस्ट ऊपर। और फ वाला जो है, हमारे वाला जो फ है उसका उच्चारण होठों से होता है, लेकिन इसका उच्चारण होठों के साथ साथ दांतों से भी होता है। कहने का मतलब अपने वाले फ में दोनों होठ मिलते हैं, लेकिन इस फ का उच्चारण करते समय दोनों होठ आपस में ना मिलकर नीचे वाला जो होठ है वो ऊपर वाले दांतों से टकराता है, वो इसका उच्चारण क्या निकलता है, फ। तो देखो ये तो क्या हुआ उच्चारण में अंतर। दूसरी बात, इन किसी भी यदि शब्द के साथ इनको लगाया जाता है, अरे भाई जिस शब्द के साथ ये लगेंगे वो तो शब्द भी कहाँ का होगा, अरबी फारसी का होगा, और वैसा ही शब्द हमारी भाषा में भी हो सकता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे एक क्या होता है, कलम। क्या होता है, कलम। और एक क्या होता है, कलम। ये तो कौन सी भाषा का हो गया, अरबी फारसी का। और ये कौन सी भाषा का है, अपनी भाषा का। ये कौन सी भाषा का है, अपनी भाषा का। तो ये जो कलम है, ये जो कलम है इसका अर्थ क्या होता है, लेखनी। इसका अर्थ क्या होता है, लेखनी। लेकिन ये वाला जो कलम है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कलम करना, काट देना। क्या होता है, काटना। मैं आपका सर कलम कर दूंगा, ऐसे नहीं सुना कभी। इसी प्रकार जैसे कैसे अपन देख सकते हैं, जैसे खाना। खाना का मतलब क्या होता है, ईटिंग, भोजन वगैरह जो भी है खाना। अब लेकिन यदि इसके साथ में यदि ये अरबी फारसी का प्रयोग करता हूं, कहने का मतलब यदि ये खाना शब्द मैं अरबी फारसी का बना दूं तो इसका जो अर्थ है वो भी क्या हो जाता है,
चेंज हो जाता है। और इसका अर्थ क्या हो जाता है, यहाँ खाने का मतलब क्या होता है, खालिस्तान। क्या होता है, खालिस्तान। हाँ नाली को पीने को बोला, बस वही बात है। तो इस प्रकार से ये कितने हैं, 6 हैं सर। कितने हैं, 6। आगंतुक वर्ण कितने हैं, 6। जो उत्क्षिप्त या ताड़नजात थे वो कितने थे, 2, और ये कितने हो गए, 6। अब देखो टोटल